लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में अचानक मृत्यु आज भी रहस्य के घेरे में है। उसे लेकर तमाम सवाल आज भी पूछे जाते हैं। आज भी ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी वो मृत्यु स्वाभाविक तौर पर दिल के दौरे से हुई थी। तो आखिर क्या हुआ था उस रात उनके साथ, आखिरी 3-4 घंटों में, और उनके साथ के लोग उस दौरान घटी घटनाओं के बारे में क्या बताते हैं, आज के इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गेट पर एक महिला थी। उसने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। मैं भागता हुआ शास्त्री जी के कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां बरामदे में सोवियत संघ के पीएम एलेक्सी कोसिगिन खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। भीतर डॉक्टरों की एक टीम शास्त्री जी को घेर कर खड़ी थी। 11 जनवरी 1966 को रात करीब 1:30 बजे यह आंखों देखी घटना है कुलदीप नैयर की। तब वे प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार थे और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के लाहौर तक परचम फहराने वाले पीएम लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद पहुंचे थे। तब का यह सोवियत शहर आज उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। यहाँ एक दिन पहले ही सोवियत संघ की मेजबानी में शास्त्री ने पाकिस्तानी तानाशाह जनरल अयूब से ताशकंद समझौता किया था। समझौते में पाकिस्तान ने भारत की कब्जाई जमीन छोड़ दी और बदले में भारत को लाहौर के करीब तक पहुंच चुकी फौज वापस बुलानी पड़ी थी। उधर नैयर जब तक शास्त्री जी के कमरे के भीतर पहुंचे, यह तय हो चुका था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जीवित नहीं रहे। नैयर के मुताबिक उनका शव बिस्तर पर था, चप्पलें करीने सी रखी थी, लेकिन उनका पानी वाला थर्मस ड्रेसिंग टेबल पर लुढ़का पड़ा था। बेचैन शास्त्री ने पानी पीने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान से इतना बड़ा समझौता करके विदेशी धरती पर इस तरह अचानक मौत, कहीं यह कोई साजिश तो नहीं थी? आज 58 साल बीत गए और 58 साल बाद भी ऐसे सवाल हर भारतीय के मन में उठते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर उस रात हुआ क्या था। 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में वापस आ गए। शास्त्री जी के रूम में इस विषय पर बात होने लगी कि शास्त्री जी को अयूब खान के साथ इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं। उनके सहयोगी शर्मा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। अयूब खान किसी भी हद तक जा सकते हैं और शास्त्री जी की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर शास्त्री जी ने कहा, अब वह कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और वैसे भी अयूब अच्छा आदमी है। इसके बाद शास्त्री जी ने रामनाथ से खाना परोसने को कहा। खाने में आलू पालक और करी थी। यह खाना तत्कालीन राजदूत टीएन कॉल के यहाँ से बनकर आया था। इससे पहले उनका भोजन रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना जान मोहम्मद ने बनाया था। किचन में जान की मदद 2 महिलाएं कर रही थी। वह रूसी इंटेलिजेंस से थी और रूस में वह शास्त्री जी का भोजन पैक करने से पहले चख कर भेजती थी। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि शास्त्री जी का पानी भी चख कर दिया जाता था। शास्त्री जी भोजन ही कर रहे थे कि फोन बजा। फोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकटरमन थे। उनके निजी सहायक जगन्नाथ सहाय ने फोन उठाया। उधर से वेंकटरमन ने भारत की राजनीतिक हलचल की सूचना दी। भारत की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ तिवारी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसले की आलोचना की थी। शास्त्री जी चिंतित हो गए। फिर शास्त्री जी ने काबुल में अगले दिन के अखबार मंगवाए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब कि वह जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का क्या असर हुआ। शास्त्री जी ने 2 दिनों से घर पर बात नहीं की थी। लगे हाथ उन्होंने घर पर भी बात की। वह अपनी बेटी कुसुम को बहुत मानते थे। फोन पर पूछा, तुम्हें फैसला कैसा लगा? तो कुसुम ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कहा कि अम्मा को फैसला कैसा लगा, उनसे बात कराओ। अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को वह अम्मा कहते थे। बेटी ने कहा, अम्मा आपसे नाराज हैं और बात करने से मना कर रही है। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया? जगन्नाथ सहाय के मुताबिक इस फोन के बाद
शास्त्री जी दुखी हो गए थे। रामनाथ ने उन्हें पीने के लिए दूध दिया। सोने से पहले दूध शास्त्री जी की दिनचर्या का हिस्सा था। शास्त्री जी ने रामनाथ को सोने जाने को कहा। रामनाथ ने उनके कमरे में ही फर्श पर सोने की पेशकश की, जिसे शास्त्री जी ने मना कर दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था। पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक 1:30 बजे शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर वहीं सो रहे थे। जगन्नाथ सहाय ने आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उन्हें बिस्तर पर लिटाया, पीने को पानी दिया और कहा, बाबूजी आप अभी ठीक हो जाएंगे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि की। मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर को बुलाया गया। इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा कि कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसे ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई है। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था, जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फोन थे, लेकिन तीनों बिस्तर से काफी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को उड़ा दिया गया। उसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन शव भारत लाया गया। शास्त्री जी के परिवार ने आरोप लगाया कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था। जहर की बात इसलिए भी होती है कि उस रात का खाना रामनाथ की बजाय टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने बनाया था। संदेह के आधार पर रूसी ऑफिसर्स ने जान मोहम्मद को पकड़ा भी था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। जान मोहम्मद को बाद में राष्ट्रपति भवन में नौकरी भी मिल गई। जहर देने की बात को शरीर के नीले होने से बल मिलता रहा, जिसको कुलदीप नैयर अपनी किताब में खारिज करते हैं। वे लिखते हैं कि उन्हें बताया गया कि शरीर को खराब होने से बचाने के लिए केमिकल और बाम लगाया गया था, जिसकी वजह से वह नीला पड़ गया था। शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला हमेशा उठता रहा। तत्कालीन सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी, राज नारायण कमेटी। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में डॉक्टर चुग की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। इस कमेटी की रिपोर्ट का हाल भी ढाक के 3 पात होकर रह गया। रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।